हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको 10 क्लास स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। तो देखिए, जैसे यह एक समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। यह दो समीकरण है और दोनों समीकरणों को जब जोड़ते हैं, एक समीकरण यह हुआ और फिर यह एक समीकरण यह हुआ, तो दो समीकरण हो गए। तो इसीलिए इनको कहते हैं दो चर वाले। देखिए, ये चर पद है, ये कौन सा पद है? चर। ये कौन सा पद है? चर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमको इसमें जानना है। इसमें सबसे पहले ये जानना है कि a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 के बारे में। तो यहाँ पर मेरा a1 का काम, अगर हम अगला इक्वेशन अगला समीकरण लेते हैं तो a1 का काम, b1 का काम, c1 का काम, a2 का काम, b2 का काम और c2 का काम क्या करता है। तो देखा जाए, पहला सबसे पहले देखा जाए, संगत होगा, इसका हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, या अर्थात प्रतिच्छेद करेगा। जब कोई हम लोग रैखिक समीकरण लेते हैं और वो रैखिक समीकरण जो दो लेते हैं, दो ठो, जैसे कि जब भी लेंगे तो रैखिक समीकरण को युग्म के रूप में लेंगे, अर्थात दो के रूप में लेंगे। और जब रैखिक समीकरण को हम दो के रूप में लेंगे तो फिर उसको हम लोग हल करेंगे, जिस हल से सदैव x और y का मान निकलता है हल करने के बाद। तो जब दो समीकरण लिया जाएगा, एक समीकरण मैंने इसको लिया, एक समीकरण मैंने इसको लिया, जब इसको हम लोग ले रहे हैं तो देखिए a1 बटा में a2, ठीक है, तो 3 बटा में 4, इसको a1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको आपको b1 मान लेंगे, और ये क्या हो गया, c1 हो गया। तो a1 ऐसे लिख लिया जाए, a1 बराबर हमने मान लिया क्या, 3, अच्छा, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 7 हो जाएगा। उसी तरह से a2 बराबर 4, b2 बराबर 2 और आपका c2 बराबर 8। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, a1 बटा में a2 और फिर बराबर b1 बटा में b2। जब इसको पुट किया जाएगा तो क्या होगा, a1 बटा में a2, a1 की जगह पर क्या लिखिएगा, 3, ठीक है, a1 की जगह पर 3, a2 की जगह पर क्या लिखिएगा, 4, फिर बराबर b1 की जगह पर क्या लिखिएगा, b1 की जगह पर लिखिएगा 5, b2 की जगह पर क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है अर्थात नोट लिखेंगे, यानी कि 3 बटा में 4 बराबर नहीं है 5 बटा में 4। तो इस तरह का जब कंडीशन आएगा, a1 बटा में a2 नहीं बराबर है b1 बटा में b2 का, तो हम लोग कहेंगे कि संगत होगा, कहेंगे हम लोग इसका हल होगा, कहेंगे इसका हम लोग हल अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा, और लिखेंगे प्रतिच्छेद होगा। तो प्रतिच्छेद होगा क्या है, प्रतिच्छेद होगा है क्या, तो देखिए इसको ग्राफ से समझेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसको उतार लेना होगा। देखा जाए, अब देखिए यहां पर ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस आप सारे बातों को समझकर उसके बाद उतार कर और ये सारी बातों को याद कर लेना है। इससे ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव क्लियर होता है, लेकिन 100% इतना में से ऑब्जेक्टिव एकदम आता ही है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ ग्राफ पर समझते हैं, ग्राफ के लिए, ठीक है। जब हम इसको ग्राफ के लिए समझेंगे तो ग्राफ में क्या समझा जाएगा कि जब इसका ग्राफ बनेगा तो प्रतिच्छेद होगा का अर्थ क्या है। देखिए, ग्राफ में हम लोग इस तरह का बनाते हैं, एक x अक्ष, एक y अक्ष। तो x अक्ष पूरा होता है और y अक्ष पूरा होता है, तो इधर x डैश आ जाता है, इधर y डैश आता है। तो प्रतिच्छेद करने का अर्थ क्या हुआ, प्रतिच्छेद करने का अर्थ हुआ
कि जब हम लोग इससे कोई रेखा गुजारते हैं, दो बिंदुओं को काटते हुए जब रेखा आगे जाती है तो ये ग्राफ में एक समीकरण का एक ग्राफ यह बन गया, क्योंकि दो ठो समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण का यह ग्राफ बन गया और दूसरा समीकरण का ग्राफ जब बनाएंगे तो इसी रेखा को कहीं ना कहीं काटेगा। इसीलिए इस तरह का जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उसका ग्राफ जब भी बनेगा तो ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। इसका मतलब यही है कि प्रतिच्छेद होगा। ठीक है। अच्छा, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कहीं एक बिंदु पर कट रहा है, इसलिए एक हल है अर्थात अद्वितीय हल है। ठीक है। इसका एक हल हुआ है, इसीलिए जब हल हुआ है तो संगत है, जब हल होगा तो संगत है, बना है हल हुआ है तो संगत है। ठीक है। तो अब अगला देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, क्या देखते हैं दूसरा नंबर, इसको आप ले लीजिएगा और देखकर इसको समझकर बता लेना है। अगला देखिए, देखिए दूसरा में समझा जाए, संगत होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, संगत होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होंगे और संपाती होगा। चार वो ऑब्जेक्टिव निकला। इसमें भी आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा। किसके लिए? इसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के लिए। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 और ये 5 यहाँ से आपको इसके लिए याद करना होगा कि जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो आपको क्या क्या दिया हुआ रहेगा और किसको क्या करना है। तो देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं ये आपका दो समीकरण दिया हुआ और ये दोनों समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है। कैसे ना, तो देखिए 2/4 यहाँ से भी 4/8 ये क्या होकर आ रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1 मतलब 10/20 10/, देखिए सबको कटाइए 1/2 1/2 1/2 तो सब बराबर आ रहा है ना। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो उसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको लिख दिए थे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती। संपाती का मतलब क्या होगा, देखिए जब भी आप x एक्सिस x अक्ष और y अक्ष पर ग्राफ बनाइएगा तो दोनों ग्राफ क्या रहेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा, या कहीं ऐसे रहे तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा। यानी कि इससे यह प्रतीत होगा आपको कि दोनों जो समीकरण है वह दोनों समीकरणों का जब ग्राफ पर बनेगा तो दोनों समीकरण एक दूसरे बिंदु पर क्या रहेंगे, एक दूसरे रेखा पर क्या रहेंगे, चढ़े हुए रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। तो देखिए एक मान के चलिए इसका इस समीकरण से आप ग्राफ बनाए तो ऐसे बनेगा, इस तरह का ग्राफ एक ही लाइन पर बनता है, तो लाइन ज्यादा हो गया इसको नहीं, तो इस तरह से आपका ग्राफ इस लाइन पर बना, दूसरा भी बनाएंगे ना तो इसी पर ग्राफ बन जाएगा। इसीलिए जब इस तरह का कंडीशन आता है तो क्या करते हैं, यह संपाती होता है। जब संपाती होगा तो क्या होगा, संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल याद करने का ट्रिक देख लीजिए, सब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, जब चढ़ा हुआ है तो एक दूसरे पर जब चढ़ा है तो विभिन्न बहुत सारा इस पर हल हो रहा है, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पर है, तो इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और रैखिक समीकरण क्या होगा, आश्रित होगा। जब हल है तो आश्रित होगा और संपाती होगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अर्थ यह समझिए कि जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो इसका ग्राफ जो है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा। अब लास्ट में यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तीसरा नंबर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज है और इस चैप्टर से आपको बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। बहुत ऑब्जेक्टिव का मतलब कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव इतना में से आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए संगत होगा, इसका कोई हल नहीं है, समांतर होगा। देखिए इसमें समांतर का है तो बस सिंपल में समझ लीजिए कि आपका x s y y इसमें ग्राफ जब भी जहां भी बने, इधर बने यहाँ बने, कहीं भी बनेगा समांतर बनेगा। कैसे बनेगा ग्राफ, समांतर। जब समांतर ग्राफ बनेगा बताइए कहीं कोई रेखा किसी पर टच किया है या दोनों एक दूसरे पर टच नहीं किया, जब टच नहीं किया है तो असंगत होगा। इसमें टच किया था, दूसरा वाला में एक दूसरे पर चढ़ गया था, इसीलिए संगत था। ठीक है, बहुत हल था यानी कि अनेक हल है मतलब संगत है। यहाँ भी हल था, एक जगह हल था ना इसमें,
प्रतिच्छेद काट रहा था, तो एक हल था, इसीलिए अद्वितीय या इसका हल होगा, यानी कि संगत होगा, एक हल होगा, इसमें था। लेकिन इसमें कहीं एक रेखा दूसरे रेखा पर कहीं नहीं काट रहा है, कहीं सट भी नहीं रहा, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या है, असंगत है, और इसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे, ये समांतर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ तक ये 3 पॉइंट हम लोग सीख गए, तीनों पॉइंट में हम लोग क्लियर से सीख गए। क्या क्या सीखे, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सीखे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सीखे। देखिए कैसे, असंगत होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका कोई हल नहीं है, समांतर होगा, इसमें हम लोग भी देखे 4, इसमें भी हम लोग देखे 4 5। अब देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण युग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण युग को ग्राफीय विधि, देखिए यही है ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि से हल किया जाता है। तो बीजगणितीय विधि से हल करने का 3 तरीका होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, ये भी याद कर रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव में कि बीजगणितीय विधि से हम लोग कितने तरीके से हल करते हैं, तो 3 तरीके से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो ये ब्रजगुणन विधि को हल करने के लिए x के वैल्यू निकालने के लिए और y के वैल्यू निकालने के लिए यह सूत्र है, इसको याद कर लेना है, 12 21 12 21 से x के लिए, और फिर यहाँ भी 12 माइनस 21 12 21। ये ट्रिक है, आपको b c2 d2 c1 a1 b2 a2 b1 से कर कर इसको याद कर लेगा। तो इससे ब्रजगुणन विधि से x और y का मान निकल जाता है, और यहाँ भी आप प्रतिस्थापन विधि से मान निकालिएगा तो x का मान आएगा और फिर से y का मान आएगा, विलोपन से भी x का मान आएगा और y का मान आएगा। तो हम लोग यह जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है उसको सीख चुके हैं, और आपको अगर इसको समझना है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, जहां तक उम्मीद है कि आपको इस बात को समझ में आया होगा। और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। और ध्यान दिया जाए कि जो भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम और आपको समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।